हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूजेंट्रम। तो कल जो है हम डेली लेक्चर द हिंदू का अपलोड नहीं कर पाए थे। उसके लिए वी आर रियली सॉरी। बिकॉज ऑफ सम बिजी वर्क शेड्यूल वी वर अनेबल टू अपलोड दैट लेक्चर। सो आज जो है हम लोग द हिंदू में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफ़ी लंबे समय से एक प्रॉब्लम चली आ रही है, इंटरनेशनल रिलेशन GS2 के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। रिसेंटली आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो US के प्रेसिडेंट बन गए हैं। इसराइल और गाज़ा का जो लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो थोड़ी सी टाइटनिंग हो रखी है। तो उससे रिलेटेड ट्रंप के कुछ स्टेटमेंट्स थे और कुछ बातें ऐसी भी है जिन्हें हमें जानना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। और हमारे GS सिलेबस 2 के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर की इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में डिस्कशन होता है, तो इंडिया पे उसका क्या इफ़ेक्ट होता है और ये प्रॉब्लम्स क्या है, ये सब चीज़ें जो है वो हमें देखनी है और समझनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस कि अंडरस्टैंडिंग ट्रम्प स्टेटमेंट ऑन गाज़ा एंड इसराइल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो हम एक चीज़ जानते हैं कि इसराइल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो बहुत लंबे समय से आ रहा है। 1948 से जो है, जब से इसराइल को एक अलग कंट्री बनाया गया। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि इसराइल को एज अ कंट्री मान्यता नहीं देती हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ है जो उसको एज अ कंट्री जो है वो मानती हैं। तो इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। सो लेट्स बी ऑन दैट टॉपिक। सो इसराइल गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वर्ल्ड का एक सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इशू है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट जो ट्रम्प हैं, उनका जो स्टेटमेंट था उसकी वजह से इनके ऊपर और ज़्यादा ध्यान गया, वॉर की वजह से भी गया। तो अब हमें जो इस PPT में देखने को मिलेगा, इस लेक्चर में हमें जो समझने को मिलेगा वो ये समझने को मिलेगा कि इसराइल और गाज़ा पे US का क्या स्टैंस है। ठीक है, हम इंडिया का क्या स्टैंस है, हम उसके बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा इसके हिस्टोरिकल क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे। ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड और हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसराइल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको देखते हैं। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो द क्रिएशन ऑफ इसराइल इन 1948 लेड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन एंड द सब्सिक्वेंट वॉर्स। ठीक है, तो 1948 में जो ज्यूज थे उनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया UK एंड इसके द्वारा। सो इसके बाद में यहाँ से पैलेस्टीनियन का जो था वो डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ। दिस इवेंट कंटिन्यूस टू शेप द रीजन्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप एंड रिमेन अ कोर इशू इन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हुआ कि जो पैलेस्तीन का जो रीज़न था वो जो है रीशेप हो गया, और जिसकी वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और वो अभी तक चल रहा है। अब गाज़ा स्ट्रिप का क्या है। गाज़ा जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस स्टेम फॉर इट्स लोकेशन एंड कंट्रोल बाय हमास सिंस 2007। ठीक है, तो गाज़ा की जो जियोपॉलिटिक्स है वो उसकी लोकेशन की वजह से जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो नियर बाय सी है। ठीक है, पोर्ट्स वगैरह भी हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। प्लस इसमें जो मेन इशू है वो हमास नाम से एक रिबेलियन ग्रुप है जो कि वहाँ की टेरिटरी को कंट्रोल कर रहा है। एंड ही इज़ दैट ग्रुप इज़ जो है वो मूवमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें मैनेज करता है वहाँ पे जो पॉलिटिक्स चलती है वो सारी की सारी चीज़ें हमास के थ्रू मैनेज की जाती है। तो UPSC कभी कभी क्या होता है कि मैच द फॉलोइंग्स के अंदर क्वेश्चन डाल देता है कि हमास जो है वो कौन से जगह का है, हैती जो है वो कौन सी जगह का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उन्हें मैच द फॉलोइंग में करना होता है। सो इस चीज़ को लेकर आप प्रिपेयर रहें कि अगर कहीं का भी कोई लोकल रिबेलियन ग्रुप है तो उसकी लोकेशन को ध्यान में रखें और कौन सी जगह पे जो है रिसेंट में कौन सी रिबेल स्टार्ट हुई है। ठीक है, जैसे कि द स्प्रिंग वॉर्स के बारे में बात, द अरब स्प्रिंग के बारे में बात करते हैं। तो अरब स्प्रिंग UPSC ने पूछा हुआ है। ठीक है, सीरिया, लीबिया, ये जो मिडल ईस्ट का जो जोन है वो लगभग देखा जाए तो UPSC का बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो जियोग्राफी में भी बनते हैं। तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा जब भी आप पढ़ें।
ठीक है। अब की इवेंट्स की बात करें तो जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ वो 1967 में 6 डे वॉर के बीच में हुआ, जिसमें कि इसराइल प्लस वर्सेस 6 अदर कंट्रीज इसके रिलेटेड वॉर हुई। ठीक है। 2008-9 में गाज़ा वॉर हुई। ठीक है। एंड 2014 में इसराइल एंड गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है। These wars have result in significant human suffering. Obviously, if there are wars, then the most will suffer the civilians. ठीक है। और इंटरनेशनली अगर इन्वॉल्वमेंट देखें तो इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट में यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट जो है, ठीक है, इसके अलावा अदर पावर्स हैं बहुत सारी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट करती हैं। ठीक है। अगर इसमें इंडिया का रोल देखें तो क्या इंडिया जो है डायरेक्टली या किसी को सपोर्ट करता है क्या? नहीं। ठीक है। बिकॉज हमारी पॉलिसी जो है वो थ्रू आउट क्लियर है कि हमें किसी भी साइड में नहीं जाना है, जिसको नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी बोलते हैं, NAM पॉलिसी बोलते हैं। सो वी कैन नॉट सपोर्ट एनी कंट्री इन डायरेक्ट वॉर कि यहाँ पे वॉर चल रहा है तो वी विल सपोर्ट एनी वन ऑफ। तो जो नॉन अलाइनमेंट का हमारा सिद्धांत है, ठीक है, तो हम उसको मान के चलते हैं, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को हम लोग फिक्स करके चलते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जो है बहुत सारे और भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कि इंटरनेशनली इस वॉर में इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होकर और सजेशंस देने की कोशिश की है। उसमें से जो US है उसका रोल काफ़ी अहम रहा है और रिसेंटली ट्रंप ने भी यहाँ पे जो है मीडिएशन करने की बात की थी। ठीक है। तो अब जो है ट्रंप का जो स्टेटमेंट था उसके ऊपर की पॉइंट्स क्या क्या हैं उस स्टेटमेंट का, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या था। ठीक है। तो ट्रम्प स्टेटमेंट ड्यूरिंग आफ्टर हिज प्रेसिडेंसी हैव sparked a debate. His remark about deviate the established US policy introducing uncertainty into the peace process. ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब ट्रम्प US के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया तो जो पीस प्रोसेस है उसके बीच में कहीं अनसर्टनिटी ना डेवलप हो जाए। अब उन्होंने क्या कोट किया था कि फ्रेजेस सच एज गाज़ा इज़ अ पार्ट ऑफ इसराइल। ठीक है। तो ट्रम्प ने गाज़ा को जो है इसराइल का पार्ट बता दिया था। ठीक है। जबकि वॉर जो है वो इसी को लेकर चल रही है। Such statement challenge international consensus and raises question about future of Palestinian territory. ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज उसको पैलेस्टीन की टेरिटरी मानते हैं, तो वो भी है। जब आप UPSC प्रीलिम्स के लिए इसमें तैयारी करें तो आप ये चीज़ देखना कि जो गाज़ा है उसके बॉर्डर्स कहाँ कहाँ पे हैं, गाज़ा स्ट्रिप जो है वो कहाँ पे है। ठीक है। इसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो इस तरह की चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रखें। ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलिसी शिफ्ट की। जैसे कि गोलन हाइट्स नाम से एक जगह है। ठीक है। तो गोलन हाइट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बार UPSC में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप एक बार उसके बारे में देख लेना कि गोलन हाइट्स क्या है और किन कंट्रीज़ के बीच में पड़ती है। ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिसी शिफ्ट की। तो ट्रम्प का जो स्टैंस है वो US के जो ट्रेडिशनल स्टैंस है उसके जैसा ही लगता है। ठीक है। क्योंकि ये क्या है, US की फॉरेन पॉलिसी को जो है वो रीअलाइन करके और इजरायली पॉलिसी है, एज सिंपल एज वी कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। अब एनालिसिस ऑफ ट्रम्प पॉलिसी ऑन इसराइल एंड पैलेस्टीन। तो सबसे पहला क्या है, प्रो इजरायली स्टैंड है इनका, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बोला कि ट्रम्प ने जो है वो जेरूसलम को इसराइल की कैपिटल मान लिया है। ठीक है। US एम्बेसी को भी जो है इन्होंने लोकेट कर दिया है। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि US की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसराइल के फेवर में है। पीस प्लान क्या है, इन्होंने एक डील ऑफ द सेंचुरी जो है वो प्रपोज की, जिसको 2 स्टेट सॉल्यूशन भी बोला जाता है। तो द सेम क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड बाय UPSC ऑल्सो दैट 2 स्टेट सॉल्यूशन बिलोंग्स टू विच दीज कंट्रीज। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है UPSC पूछता है। ठीक है। क्रिटिसाइज बाय द पैलेस्टीनियन फॉर द एलीगली फेवरिंग इसराइल इंटरेस्ट अंडरमाइनिंग द पोटेंशियल फॉर द सक्सेस। ठीक है। अब इस पे गाज़ा का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ रही है, ठीक है, उसकी वजह से गाज़ा में जो वॉर के लिए जो UN के द्वारा रिलीफ वेलनेस की जो भी इनको रियायतें मिलती है, फंडिंग वगैरह जो भी आती है, तो उसमें बहुत बड़ा कट किया गया है।
ठीक है। और इसराइल की वजह से जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस जो है वो डेवलप हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि UNRWA, अब UNRWA का नाम आया है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या ये UN की स्पेशलाइज एजेंसी है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, डिसीजन मेकिंग बॉडी क्या है, तो इस तरीके की, या फिर फंडिंग कौन ज़्यादा, जो कौन सी कंट्री ज़्यादा इसमें देती है, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि इम्प्लीकेशन फॉर द US फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अब US इसराइल रिलेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऑब्वियसली ट्रम्प ने अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया है तो US और इसराइल के जो रिलेशंस हैं वो अ, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, और US जो है वो एक न्यूट्रल मीडिएटर का रोल जो है वो अदा करना चाहता है इन दो, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। अगर US जो है वो इसको रिजॉल्व करने में कामयाब हो जाता है तो दैट विल अगेन सबमिट द हेगेमनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, पैलेस्टीनियन का क्या रिस्पांस है, तो ऑब्वियसली पैलेस्तीन जो है वो अगर अपनी US जो है अगर इसराइल को मतलब बहुत सा जेरूसलम को अगर वो इस तरह का इसराइल का पार्ट बता रहे हैं तो पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटीज़ है दे विल ऑब्वियसली रिजेक्ट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। ग्लोबल रिएक्शन क्या है, तो अरब नेशंस और यूरोपियन यूनियन और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने जो है इस पे अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स दिए हैं, और ये एक मेजर शिफ्ट दिखाता है US की मिडल ईस्ट पॉलिसी के ऊपर। ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस में यही है कि ये US की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको शिफ्ट करके US का इन्वॉल्वमेंट जो है मिडल ईस्ट में ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो उस एरिया का जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो उसकी रीजनल स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, और या फिर हो सकता है कि इस इन सब चीज़ों का लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन मिल जाए और जो पीस है वो स्टेबलाइज हो जाए। सो कंक्लूज़न क्या है, कंक्लूज़न में बहुत सीधी सी बात है कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ है वो गाज़ा और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट को लेके बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और US का मिडल ईस्ट में इन्वॉल्वमेंट चाहती है। अब हमारी इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एज अ UPSC स्टूडेंट हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि ये इशू जो है कॉम्प्लेक्स कितना है, इंडिया पे इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, और इसके आसपास की लोकेशंस, अगर जियोग्राफी की बात करें तो इसके आसपास की लोकेशंस कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन कौन से हैं। अगर GS पेपर 2 के हिसाब से बात करें तो इंडिया पे इसका क्या इफ़ेक्ट होगा मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और इंडिया को किसका साथ देना चाहिए, इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर होना चाहिए। प्लस जो एज अ UPSC एस्पायरेंट आपका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहता है वो रहता है कि आपको हमेशा बैलेंस व्यू पॉइंट रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी चीज़ के बारे में थ्रू आउट नेगेटिव हैं या किसी चीज़ के बारे में थ्रू आउट पॉजिटिव हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, इसमें फिर UPSC का रेलेवेंस अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस इस GS पेपर 2 में। ठीक है, GS पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट वर्ल्ड वॉर के लिए हो गया। ऐसे के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ग्लोबल पीस, रोल ऑफ सुपर पावर इन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हो गया। करंट अफेयर में आपकी लोकेशंस वगैरह वो मैंने आपसे शेयर करी दी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर दिस मच। ठीक है, अगर आपको इसराइल और इसके बारे में हिस्टोरिकल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वी विल प्रोवाइड अ कंप्लीट हिस्टोरिकल वीडियो कि कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, किस तरीके से ये ग्रो हुआ और आगे आने वाले इसके क्या क्या चांसेस हैं। ठीक है, एज़ पर टुडेज़ सिचुएशंस अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ें हो रही है तो उसको हम लोग एक वीडियो के माध्यम से आपको समझा सकते हैं। बाकी thank you for listening this lecture. Have a nice day and happy learning. Thank you.